connected to you guys. देखो, टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या होता है ना कि ये एक डॉक बेसिकली, अगर वन लाइनर बोला जाए तो टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट मेरी पूरी टेस्टिंग को गाइड करता है, मतलब मेरी पूरी टेस्टिंग में मुझे हेल्प करता है कि मुझे कब क्या कैसे कितने दिन में खत्म करना है। सो वन लाइनर अगर बोले सो टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, टेस्ट प्लान, helps testing team to what, how, when to test the application। ये एक प्लानिंग करके देता है। और हम कोई भी काम करते हैं तो आप देखो, एक हमें प्लान करना पड़ता है। जैसे मैं अगर लेट्स से कि मुझे कहीं मार्केट जाना है, मैं बोलता हूँ कि मुझे 12 बजे मार्केट जाना है, तो मैं घर से, और मार्केट मेरे घर से दूर है, तो मैं घर से 11:30 के आसपास निकलूंगा, राइट, कि 12 बजे मैं मार्केट पहुंच जाऊं। तो 11:30 निकलने के लिए, मतलब घर से मैं निकल जाऊंगा, इसका मतलब है कि 11:15 से मैं तैयार होना स्टार्ट हो जाऊंगा, अपने वॉलेट रखूंगा, कपड़े पहनूंगा, शूज सैंडल जो भी पहनना है वो पहनूंगा, कि मैं 11:30 से घर से बाहर निकल जाऊं। तब 30 मिनट्स का मेरा जर्नी है मार्केट रीच करने का, वहां पे मैं 12 o'clock पहुंच जाऊंगा, राइट। सो यही काम टेस्ट प्लान पूरा करवाता है, टेस्टर को यही हेल्प करता है। अब इसमें होता क्या है, पहली चीज, सो पहले मैं की कंटेंट लिख देता हूं टेस्ट प्लान के। पहला होता है इंडेक्स, जो कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, देन रिवीजन हिस्ट्री, तीसरा स्कोप, इंट्रोडक्शन, देन फीचर टू बी टेस्ट,
देखो इतने की कंटेंट्स होते हैं टेस्ट प्लान के। ये जो डॉक्यूमेंट बनता है, ये एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनता है, पहले तो आप ये समझ लो। एमएस वर्ड पर ही बनता है। और दीज आर द की कंटेंट्स जो उसके अंदर होते हैं। फाइन। अब इंडेक्स हो गया कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा एक होता है। रिवीजन हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री सेकंड एंड 14, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब क्या होता है रिवीजन हिस्ट्री में, सिंपल, कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया और मैंने डॉक्यूमेंट अपने सुपरवाइजर को दिया रिव्यू करने के लिए, कि मेरा डॉक्यूमेंट सही बना है कि नहीं बना है। कुछ चीजें हो सकता है कि छूट गई हो मुझसे, या कुछ चीजें हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा लिख दी हो। तो जो भी मेरे सुपरवाइजर होंगे वो मुझे बताएंगे कि इसमें ये चीज हटा दो, वो चीज ऐड कर दो, इसको ऐसे लिखो, इसको ये करेक्ट करो, मतलब जो भी उनका रिव्यू कमेंट है, ही और सी विल प्रोवाइड। राइट। तो मैं उस चीज को इनकॉर्पोरेट करूंगा अपने डॉक्यूमेंट में, फिर से टेस्ट प्लान में। सो रिवीजन हिस्ट्री में हम उसी चीज को मेंशन करते हैं। बेसिकली ये एक टेबुलर फॉर्मेट होता है। जैसे इसमें होगा आपका वर्जन, ऑथर, रिव्यूअर, डेट, कमेंट। अब जब पहली बार मैंने डॉक्यूमेंट बनाया ना, तो वो हमेशा ड्राफ्ट स्टेज में रहेगा। सो ड्राफ्ट, ऑथर राहुल, रिव्यूअर लेट से अमित, और डेट लेट से कि 2/10/2023 को मैंने ये सबमिट किया अमित को, कि आप इसको रिव्यू करो। अब अमित ने जो कमेंट होगा वो मुझे वर्बली बताएंगे। ऐसा नहीं कि वही डॉक्यूमेंट को एडिट कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट को एडिट करने का राइट हमेशा ऑथर को होगा। सो वो मुझे वर्बली बताएं या ईमेल पे लिख के शॉर्ट, वन लाइनर, टू लाइनर, जैसे भी उन्हें बताना ठीक लगे वो करके भेजे ना। अब मैं इस डॉक्यूमेंट में अपडेट करूंगा, तो मैं इसका वर्जन चेंज करूंगा 0.1। ऑथर राहुल, अमित, और उसको इनकॉर्पोरेट करके लेट से मैंने 3/10 को दिया और लिखा इनकॉर्पोरेटेड कमेंट, और ये दोबारा उन्हें रिव्यू करने दिया। अगर उन्होंने बोला कि हाँ सब कुछ सही हो गया है, सो इमीडिएटली इसी चेंज करके वर्जन 1.0 कर दूंगा इसी को, क्योंकि अब इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर उन्होंने फिर से कुछ बोला तो ये फिर 0.2। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये बेसलाइन नहीं हो जाता, मतलब 1.0 में चेंज नहीं हो जाता। 1.0 में चेंज होने का मतलब ही है कि अब मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, बेसलाइन हो चुका है, उसमें फर्दर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है ना। उसके बाद आता है स्कोप। सो बेसिकली कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसका एक स्कोप लिखते हैं, कि ये डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूं तो इसका स्कोप क्या है। तो सिंपल 2-3 लाइन में हम लिखते हैं इसको, कि इस डॉक्यूमेंट का स्कोप जो है फॉर दिस टेस्टिंग प्रोजेक्ट, उसका नाम, कि ये टेस्टिंग टीम को हेल्प करेगा कैसे कैसे टेस्ट करना है, एंड ऑल द थिंग्स। एक बेसिक ब्रीफ हम देते हैं स्कोप में कि, लेकिन हाँ इस डॉक्यूमेंट का स्कोप इसी प्रोजेक्ट तक है। ऐसा नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट का स्कोप हम दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज करने लगेंगे। हाँ कुछ चीजों को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑल द थिंग्स, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। राइट। तो स्कोप में हम एक ब्रीफ मेंशन करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं टेस्ट प्लान, इसका स्कोप क्या है, फॉर विच पर्पस आई एम डेवलपिंग दिस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। राइट। देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो टेस्टिंग एप्लीकेशन है, एयूटी, जिसे एप्लीकेशन अंडर टेस्ट भी बोलते हैं।
उसे उसके बारे में हम ब्रीफ लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस एप्लीकेशन इज अ एचआर मैनेजमेंट सिस्टम विच विल हेल्प द HR people to automate their hiring process, appraisal process, and all the things. Capture the employees' information, their leave management, and project on which team, their manager, supervisor name, like that. एक ब्रीफ हम इसका एप्लीकेशन के बारे में देते हैं. नाउ फीचर टू बी टेस्ट, फीचर नॉट टू बी टेस्ट. फीचर टू बी टेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा एप्लीकेशन है, लेट्स से मैं एप्लीकेशन लेता हूँ जीमेल को. तो जीमेल के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, राइट. जीमेल के अंदर जीमेल के अंदर बहुत सारे फीचर हैं. सो उसके अंदर है एक ईमेल सर्विस, दूसरा है ड्राइव, उसके बाद ड्राइव के अंदर भी बहुत सारे फीचर हैं, फोटोज, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, और भी बहुत सारे फीचर है ड्राइव के अंदर, ठीक है. अब जीमेल की जो पेरेंट कंपनी है उसने बोला कि ठीक है, मैं मुझे अपना टेस्ट करवाना है. सो मैं अगर एक ही कंपनी को ये टेस्ट करने दूं तो पूरे फीचर को, तो क्या होगा कि या तो टीम बड़ी होगी, बड़ी टीम होगी, और मुझे अगर 1 साल या 2 साल में ही पूरा टेस्ट करके मिल जाए तो टीम भी बहुत बड़ी होगी. तब गूगल बोलता है कि नहीं, मैं एक काम करता हूं कि वेंडर ए को मैं दे देता हूं ईमेल टेस्ट करने, और वेंडर बी को मैं दे देता हूं फोटोज टेस्ट करने, वेंडर सी को मैं दे देता हूं ये टेस्ट करने के लिए. ओके. ना, अब वेंडर ए, सपोज वी आर वेंडर ए, तो मैं फीचर टू बी टेस्ट में ईमेल से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है जो मुझे टेस्ट करना है, मैं सब कुछ को यहाँ नोट डाउन करूंगा. लाइक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन. लॉगिन के अंदर आपको ये भी आ गया, फॉरगेट यूजर आईडी, पासवर्ड, देन इनबॉक्स, सेंट, ट्रैश, कंपोज, स्पैम, और भी जो फीचर है, लॉग आउट. मतलब इन ईमेल से रिलेटेड जितने भी वहां पे फीचर्स हैं, ये सब मुझे दे दिया, तो मैं उन सारे फीचर को यहाँ नोट डाउन करूंगा कि मेरी टेस्टिंग में ये फीचर टू बी टेस्ट होना है, ये पूरा फीचर हमें टेस्ट करना है. ठीक है. अब ये मेरे पास 10 20 50 जितने होंगे सबका नाम लिखेंगे. ना, फीचर नॉट टू बी टेस्ट में मुझे अगर 50 फीचर को टेस्ट करना है तो मैं उसका नाम लिख लिया, लेकिन हो सकता है कि 500 फीचर ऐसे हों जो कि मुझे टेस्ट नहीं करना है. तो फीचर नॉट टू बी टेस्ट में वो 500 फीचर का नाम लिखने की बजाय अगर मैं थोड़ा स्मार्ट वे में लिखूं, फीचर्स which is not mentioned in feature to be test will not test. वन लाइनर से मेरा वो काम खत्म हो गया, राइट. मुझे ये पता चल गया कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, उधर हमें सोचना नहीं है. तो मैंने सिंपल वन लाइनर लिख दिया कि जो भी फीचर फीचर टू बी टेस्ट में मेंशन नहीं है उसे हमें टेस्ट नहीं करना है. फाइन. सो दिस इज फीचर टू बी टेस्ट, फीचर नॉट टू बी टेस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज टेस्ट स्ट्रेटेजी.
अब देखो, टेस्ट स्ट्रेटजी लोग बोलते हैं ना कि मैं बनाता हूँ दिस, टेस्ट स्ट्रेटजी ये किसी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं बनता है, किसी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं बनता है स्ट्रेटजी। टेस्ट स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी आप कह लो, उसी में से हम निकालते हैं। ऑलवेज स्ट्रेटजी जो है, ये चीज को ध्यान रखना। टेस्ट स्ट्रेटजी जो हमारा होता है ना, ये डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। ये किसी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। और हम उसी स्ट्रेटजी में से जो मेरे, एक तरह से स्ट्रेटजी क्या है, सेट ऑफ रूल, गाइडलाइन, जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है कि अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो ऐसे ऐसे टेस्ट करेंगे, ये चीजें करना होगा, उसके बाद ये करेंगे और फाइनली हम ऐसे डिलीवर करेंगे। सो टेस्ट स्ट्रेटजी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इसी तरह डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी होता है, सपोर्ट स्ट्रेटजी भी होता है, जो भी चीज है स्ट्रेटजी जहां पे भी आप देखो, दैट इज नॉट फॉर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल। हो सकता है कि किसी कंपनी, आप एक वेंडर कंपनी में हो जहां पे हो सकता है कि सिर्फ टेस्टिंग का ही प्रोजेक्ट आया है, डेवलपमेंट का नहीं है, उसका उसका डेवलपमेंट कोई दूसरी कंपनी कर रही है। सो ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेटजी अपने टेस्टिंग के अलग से बना लेंगे। टेस्ट ऑलरेडी स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी लेवल डॉक्यूमेंट पर डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमें टेस्टिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, हम ये चीजें करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सो दैट इज स्ट्रेटजी विच इज डेवलप्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, नॉट फॉर द प्रोजेक्ट लेवल। और वहीं से हम अपनी जो भी टेस्टिंग की चीजें हैं वो निकाल के हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो सिंपल टेस्ट स्ट्रेटजी अगर हम बात करें, तो क्या होगा कि रिक्वायरमेंट विल बी रिक्वायरमेंट विल बी रिव्यूड बाय टेस्टिंग टीम। जो रिक्वायरमेंट रिव्यू किया, अगर टेस्टिंग टीम को कंफ्यूजन है, तो टेस्टिंग टीम क्लैरिफिकेशन लॉग बनाएगी, एंड क्लैरिफिकेशन लॉग सबमिट करेगी बिजनेस एनालिस्ट को। बिजनेस एनालिस्ट इसका डिस्पोजिशन देगा, और जो रिक्वायरमेंट क्लियर है उसके लिए टेस्टिंग टीम टेस्ट केस लिखेगी। जो भी रिक्वायरमेंट क्लियर है उसे, राइट, फॉर टेस्ट केस लिखेगी, तो टेस्ट केस का रिव्यू होगा। बाय पीयर्स भी कर सकते हैं, अगर कंपनी बोलती है कि नहीं पीयर्स के अलावा बिजनेस एनालिस्ट भी करेगा, तो ठीक है, हम उसे भी भेज देंगे ना। बिजनेस एनालिस्ट या जिसने भी रिव्यू किया, देन टेस्ट केस बेसलाइन होगा या फ्रीज्ड होगा। बेसलाइन या फ्रीज का मतलब कि अब फाइनल बन गया, अब उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। ओके, ना बेसलाइन हो गया, देन एप्लीकेशन मिलेगा, सो टेस्ट केस एग्जीक्यूट ऑन एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन होगा तो बग आएगा, तो बग लॉक करेंगे। बग लॉक करेंगे तो फिर रीटेस्टिंग फॉलोड बाय रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट। और जब सब कुछ क्लोज हो गया, बग बग क्लोज,
इसे हम डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को। राइट। ये तो हो गया जो रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब जो डिस्पोजिशन बिजनेस एनालिस्ट ने दिया, सो डिस्पोजिशन में मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, तो फिर उसके लिए हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। राइट। सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेटजी हमारी टेस्टिंग की होगी। सो हम ये प्रोसेस को वहां पे मेंशन कर देते हैं कि वी आर गोइंग टू फॉलो द स्ट्रेटजी एंड दिस इज आवर स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि हम बना रहे हैं स्ट्रेटजी। Always remember, a strategy is never prepared for project to project. It is organization level document. Not test strategy के बाद आता है हमारा entry and exit criteria. अब एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि देखो, टेस्टिंग टीम ना दो ही टेस्टिंग करता है, पहला एसआईटी और दूसरा एसटी। दो टेस्टिंग करता है टेस्टिंग टीम, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। तो अब एसआईटी में एंटर करने के लिए हमें क्या क्या चीज होना चाहिए, और एसटी में एंटर करने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। राइट। सो दैट इज कॉल्ड एंट्री क्राइटेरिया। अब एसआईटी में इंटर करने के लिए हमें क्या क्या चीज होना चाहिए, वो मेरे पास होगा तभी हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिस्टम टेस्टिंग में इसमें जाने के लिए पहले मुझे एसआईटी से एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट हम कब कब करेंगे, तभी तो हम दूसरे फेज में जाएंगे, सिस्टम टेस्टिंग फेज में। राइट। मतलब एंट्री एसआईटी में हमारी कब होगी, और जब इससे एग्जिट होंगे तब मेरी एंट्री सिस्टम टेस्टिंग में होगी, और सिस्टम टेस्टिंग से एग्जिट करेंगे तब ये जाएगा यूएटी में। और यूएटी हम करते नहीं है तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। राइट। तो एसआईटी में एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, बिना उसके हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग, टेस्ट केस बेसलाइन। टेस्ट केस बना होना चाहिए। दूसरा, एप्लीकेशन रेडी होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकूं। तीसरा, रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स दो चीज है, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक एसेट। एसेट में आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मतलब आखिर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा कौन, टेस्टर। सो ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स है तो उसके पास एसेट भी होना चाहिए ना। अगर मैं उस हायर रिसोर्स को हायर कर लूं, लेकिन उसे सिस्टम ही ना दूं, लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ नहीं दूं, तो कहाँ एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा। राइट। तो हार्डवेयर भी होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, आखिर टेस्ट केस लिखा है, लेट्स से एक्सेल पे लिखा है, मैंने आपको एक सिस्टम खरीद के दे दिया लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला है, विंडो नहीं डाला, एमएस एक्सेल ऑफिस नहीं डाला, तो आप नहीं कर पाओगे। बग आ रहा है तो बग को कैसे आप बताओगे। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज होना चाहिए। देन थर्ड, फोर्थ, अब रिसोर्स काम करेगा तो सैलरी भी लेगा। सो बजट, सैलरी लेगा प्लस इंटरनेट चाहिए, एसी चाहिए, सो इन सब के लिए पैसा भी चाहिए। ऑफिस है, रेंटल ऑफिस है, तो टेबल है, चेयर है, वट एवर थिंग्स, इन सब के लिए पैसा भी चाहिए, तो बजट भी हमारे पास होना चाहिए, और टाइम भी होना चाहिए। सो ये पांच चीज अब जब हमारे पास होगा तभी हम
एंट्री करेंगे एसआईटी में, एक भी चीज अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं एंटर कर सकते हैं। मान लो एप्लीकेशन रेडी है, रिसोर्स भी हायर कर रखा है, बजट भी क्लाइंट ने दे दिया, टाइम भी दिया, लेकिन मेरा अभी टेस्ट केस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो मैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ही स्टार्ट ही नहीं कर सकता, एंटर ही नहीं कर सकता। टेस्ट केस बन के रेडी है, एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एप्लीकेशन ही नहीं, तो भी मैं एसआईटी नहीं स्टार्ट कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। टेस्ट केस और एप्लीकेशन दोनों है, लेकिन रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, अभी रिसोर्स हायरिंग चल ही रही है, अभी रिसोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो भी मैं नहीं कर सकता। क्लाइंट ने अगर बजट एलोकेट नहीं किया तो भी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। दूसरा, अगर सब चारों चीज है, क्लाइंट बोला मुझे एक ही दिन में करके दे दो, नहीं कर सकते भाई, अगर 500 1000 टेस्ट केस हैं तो हम एक दिन में सारा नहीं खत्म कर सकते हैं, राइट। सो ये 5 चीज हमारे पास होगा, तभी हम एंट्री करेंगे। अब एग्जिट कब करेंगे? जब हम इससे एग्जिट करेंगे तभी हम एंट्री करेंगे इस फेज में, राइट। तो एग्जिट करने के लिए ये मैन होना चाहिए पहला। जितने भी टेस्ट केस हमने लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो गए, और एग्जीक्यूशन के बाद जो बग आए वो बग भी अगर फिक्स हो गए तभी हम उससे एग्जिट करेंगे। दूसरा, मान लो टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम कम है, सो इन दैट केस एट लीस्ट ऑल टेस्ट केसेस, एटलीस्ट सारे टेस्ट केस एक बार एग्जीक्यूट हो जाए। इससे क्या फायदा होगा? बग अभी है, सिस्टम में बग है, एक सेकेंड, मेरे सिस्टम में बग है अभी, सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गए, बग फिक्स नहीं हुआ, मतलब मेरा टाइम कम था, टाइम कंस्ट्रेंट था हमारे पास, तो हमने सारे टेस्ट केस एक बार एग्जीक्यूट कर लिए। इससे फायदा क्या होगा कि कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन में वीक पॉइंट कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ फेल हुए हैं एप्लीकेशन। तो जब मेरे पास इस फेज में एसआईटी में कम टाइम है, सिस्टम टेस्टिंग के टाइम पे हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस करके बग फिक्स करवा लेंगे। सो जब टाइम कंस्ट्रेंट है तो एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि एक बार सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए। फाइन। देन थर्ड, मान लो कि मेरे पास एक सप्ताह 10 दिन का हमने टाइम लिया था कि 10 दिन में हम एसआईटी खत्म कर देंगे, और हमारा पूरा काम 6 दिन या 7 दिन में ही खत्म हो गया, सारे बग्स वगैरह सब क्लोज कर गए। तो अब हम बैठे नहीं रहेंगे कि अच्छा हमने 10 दिन का बोला था तो 3 दिन और इंतजार कर लेते, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं। 7 दिन में ही खत्म हो गया तो एग्जिट कर जाएंगे 7 डेज में ही। फाइन। जितने दिन में खत्म हुआ, मैंने बग भी सारे क्लोज हो गए, और इस केस में दोनों देखो 1 और 3 बोथ आर सेम, बट वन में क्या है कि लेट से हमने सात सात 10 दिन का लिया था, पहला मेरी पूरी आइट्रेशन खत्म हुई लेट से कि 4 दिन में,
उसके बाद सेकंड आइटरेशन खत्म हुआ, बग वगैरह जो भी फिक्सेस किए थे डेवलपर ने, सेकंड आइटरेशन हमने खत्म किया 3 दिन में, 4 3 7 खत्म हो गए। फिर कुछ बग थे, फिर तीसरी बार आया, इस बार हमने 3 दिन में खत्म कर दिया। चलो ठीक है, 10 दिन में हमारे सारे बग क्लोज हो गए, एग्जिट कर गए। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है, इसमें सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है कि 7 डेज में ही मेरे सारे बग फिक्स हो गए। मतलब डेवलपर ने कोड अच्छा लिखा था, बग कम आए थे, जो आए थे वो फर्स्ट आइटरेशन में ही क्लोज हो गए। तो हम स्टिल, हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम है, बट हम वेट नहीं करेंगे वो टाइम को लैप्स होने का, जस्ट एग्जिट। फोर्थ, जब हमारा बजट ही खत्म हो गया, मतलब ये रेयर केस होता है बट फिर भी, जैसे मान लो कि एक एसआईटी फेज के लिए हमारे क्लाइंट ने बोला था कि ठीक है, ये 10 दिन की एक्टिविटी है, तो हम 10 दिन का आपको फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। 10 दिन में का उसने फंड पैसा दे दिया हमें, हमने 10 दिन अपना टेस्ट किया, स्टिल हमारे कुछ बग हैं अभी, एग्जिस्ट कर रहे हैं। कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बट स्टिल बग हैं। लेकिन 10 ही दिन का क्लाइंट ने बोला था कि हम 10 ही दिन की फंडिंग करेंगे, तो ठीक है, बजट कोलैप्स कर गया, हम मूव कर जाते हैं यहाँ से। सो ये 4 कंडीशन है जब हम इससे एग्जिट करेंगे। दीज आर द 4 कंडीशंस जब हम एसआईटी फेज से एग्जिट करेंगे ना। अब एंट्री करने के लिए सिस्टम टेस्टिंग फेज में यही हमारे पास 5 कंडीशन है, और इससे एग्जिट करने का हमारे पास फिर यही कंडीशन है। फाइन। अब सिस्टम टेस्टिंग फेज में एंट्री करने के लिए देखो, ऐसा नहीं टेस्ट केस बेसलाइन है, हो सकता है कि सिस्टम टेस्टिंग के फेज में हमें कुछ टेस्ट केस लिखने भी पड़े, कुछ टेस्ट केस लिखने भी पड़ सकते हैं। सो अगेन, टेस्ट केस बेसलाइन होगा तभी हम एंट्री करेंगे, और एग्जिट हम करेंगे जब ये हमारे चारों कंडीशन मैच कर जाते हैं, चारों में से जो भी मैच करता है, अगर हो गया तो हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, पास फेल क्राइटेरिया। देखो, पास फेल क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि मैं अपने टेस्ट केस को कब मैं मार्क करूंगा कि मेरा टेस्ट केस पास है। मींस, सो क्या होता है कि टेस्ट केस जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव देते हैं, फिर इनपुट देते हैं, और एक्सपेक्टेड लिखते हैं, राइट? सो एक्सपेक्टेड मेरा कहाँ से निकल के आता है? एसआरएस से आता है निकल के। इनपुट यूजर अपना कंडीशनिंग करके देता है, यूजर प्रोवाइड करता है, राइट? लेकिन जब एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्चुअल हमें दिखाता है एप्लीकेशन। सो एक्चुअल जो भी बिहेवियर है ऑफ एप्लीकेशन, इसी को हम मैच करते हैं एक्सपेक्टेड
एक्चुअल इक्वल टू एक्सपेक्टेड होता है तो मैं अपना टेस्ट केस को क्या बोलता हूँ, पास है, राइट। लेकिन जब टेस्ट प्लान की बात आती है ना, तो हम, होता यही है, लेकिन हम पास बोलते हैं कि व्हेन एक्चुअल इक्वल टू रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट। मतलब जो एप्लीकेशन दिखा रहा है, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट तो रिक्वायरमेंट ही है ना, वहीं से एक्सपेक्टेड निकला है मेरा, राइट। तो हम अपने पास के कंडीशन को बोलते हैं कि जब मेरा एक्चुअल बिहेवियर, मेरे एप्लीकेशन का एक्चुअल बिहेवियर रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट से मैच कर जाए तो मैं टेस्ट केस को पास कंसीडर करूंगा, और जब नहीं मैच करेगा तो मैं उसे फेल कंसीडर करूंगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पास, एंड व्हेन एक्चुअल does not meet with requirement statement, it is called fail। टेस्ट केस मेरा फेल हो गया। फाइन। नाउ नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया, मतलब हम अपनी टेस्टिंग को कब सस्पेंड करेंगे और कब रिज्यूम करेंगे। व्हेन वी विल सस्पेंड आवर टेस्टिंग एंड व्हेन वी विल रिज्यूम आवर टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को सस्पेंड करने का भी सिंपल सा यार वही फंडा है, जस्ट लाइक कि जैसे एंट्री क्राइटेरिया के लिए हमारा पास होता है, वैसा ही कि सस्पेंड हम कब करेंगे, व्हेन टेस्ट केस आर नॉट बेसलाइन। अभी तक हमारा टेस्ट केस ही कंप्लीट बेसलाइन नहीं हुआ है। दूसरा, एप्लीकेशन इज नॉट रेडी। तीसरा, रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। फोर्थ, बजट इज अवेटिंग, और अब अवेटिंग बजट। अभी बजट कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। सो तब हम अपने टेस्टिंग को सस्पेंड कर देंगे। और जैसे जो जिस चीज की वजह से, मतलब एक भी इसमें चारों में से एक भी चीज मिसिंग है, तो हम अपनी टेस्टिंग को सस्पेंड कर देंगे, और जैसे वो चीज आ गई हम अपनी टेस्टिंग को रिज्यूम कर लेंगे, राइट। सो दिस इज सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। जस्ट अ सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट वन, scheduling। स्केड्यूलिंग का मतलब होता है ना कि आखिर हम कितने दिन लेंगे टेस्टिंग को करने में, टोटल टाइम टू कंप्लीट
द टेस्टिंग, दैट इज scheduling. ओके, सो अब टेस्टिंग करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत होती है। पहली चीज टेस्ट केस डिजाइन, और दूसरी चीज होती है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। राइट, यही दो चीज टेस्टर का काम है। जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट पूरा हो गया, सारे बग क्लोज हो गए, तो ऑब्वियस है कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। नाउ टेस्ट केस डिजाइन के लिए हम क्या क्या करते हैं? सो पहला, रिक्वायरमेंट रिव्यू। दूसरा, टेस्ट डिजाइन। तीसरा, टेस्ट केस बेसलाइन। राइट, ये टेस्ट केस डिजाइन में हमारी एक्टिविटी होती है। ना टेस्ट एग्जीक्यूशन में, टेस्ट एग्जीक्यूशन, बग लॉगिंग, और बग आया तो भाई रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। यही काम करते हैं। अब इसी को करने में कितना टाइम लगेगा, ये हम अगर निकाल लें, हो सकता है 5-10% टाइम आगे पीछे हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर ये हम निकाल लें, तो मैं अपने मैनेजमेंट को, लीडरशिप टीम को, या जो भी क्लाइंट कोऑर्डिनेटर है मेरा, मैं उसे बता सकता हूं कि हमें पूरी टेस्टिंग करने में कितना टाइम लगेगा। राइट, सो दैट विल गिव मी द scheduling पार्ट, कि वो कैलकुलेट करके मुझे बता रहा है हाउ मच टाइम testing team will take to complete the testing activity, and when we can in the situation we will be in the situation to deliver the product. Right, सो अब सबसे पहले देखते हैं टेस्ट केस डिजाइन के लिए। पहला स्टेप है मेरा रिक्वायरमेंट रिव्यू। सो रिक्वायरमेंट रिव्यू करने में लेट्स से कि मैं बोलता हूं कि, और मेरे पास मान लो कि 4 टेस्टिंग टीम है, टेस्टिंग टीम मेंबर हैं, जिसमें एक लीड है और 3 टेस्टर हैं। ठीक है, मान लो कि मैं 4 का कंसीडर करके हम चल रहे हैं इसको। ओके, सुना। अब रिक्वायरमेंट रिव्यू करने में मैं बोलता हूं कि पूरी टीम को, थोड़ा बड़ा रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि 500-600 स्टेटमेंट है रिक्वायरमेंट में, तो मैं एक ऑन एन एवरेज एक मिड साइज का लेके चलता हूं। मैं बोलता हूं कि पूरी रिक्वायरमेंट को रिव्यू करने में 2 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, 2 डेज का टाइम रिक्वायरमेंट रिव्यू करने में। तो टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग। सो 4 into 2, 4 पर्सन, 2 दिन। और मैं पर डे का प्रोडक्टिव आवर मान के चलता हूं कि 6 आवर है पर डे। एक टेस्टर 8 घंटे का वर्किंग होता है, मैं 6 आवर प्रोडक्टिव मान के चलता हूँ, जिससे 1-2 घंटे वो भी अपने किसी टीम मेंबर को हेल्प करेगा, कुछ इधर उधर की चीजें अपना देखेगा कि उसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट रिव्यू कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। सो 6 आवर मोटा मोटी मैं प्रोडक्टिव मान के चल रहा हूँ। तो कितना हुआ? 48 मैन आवर रिक्वायरमेंट रिव्यू करने में उसे टाइम लगा। नॉट टेस्ट केस डिजाइन। अब टेस्ट केस डिजाइन में हम देखते हैं ABC, 3 टेस्टर है मेरे पास, और डी है। और मान लो मेरे पास 200 रिक्वायरमेंट है,
और हर रिक्वायरमेंट के लिए ऑन एन एवरेज मैंने 3 टेस्ट केस लिखा है, हमारी टीम ने 3 टेस्ट केस, एक पॉजिटिव टेस्ट केस और 2 नेगेटिव टेस्ट केस। सो टोटल टेस्ट केस कितने हो गए, 200 × 3, 600 टेस्ट केस। हमने ये एज्यूम किया है कि हम इतना लिखेंगे, राइट, एज्यूम किया है कि हम इतना लिखेंगे, तो एक ओवरऑल मान के मैं चलता हूं। अब ये है इसका एक्सपीरियंस। मैं बोलता हूं ए जो है इसका एक्सपीरियंस 0 है, इसे टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। बी का एक्सपीरियंस 2 साल है, सी का एक्सपीरियंस 3 साल है, डी का एक्सपीरियंस 5 साल है, एंड डी इज द टीएल। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। इसका 2 साल है, मैं बोलता हूं चलो इसका 1 ईयर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है। वन सॉरी 2 साल टोटल, टोटल एक्सपीरियंस इसका 3 साल है, 3 ईयर, जिसमें 1 ईयर इसका, इसको ऐसे कर देते हैं, रुक जाओ थोड़ा और। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ कर देते हैं और ये टेस्टिंग एक्सपीरियंस। जो इसका 4 ईयर एक्सपीरियंस है टोटल, और 2 ईयर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है। इसका 3 ईयर टोटल एक्सपीरियंस है और 3 ईयर कंप्लीट टेस्टिंग का ही है। इसका 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर कंप्लीट टेस्टिंग का ही। ठीक है। नॉट डोमेन नॉलेज कितना है, मतलब जिस टाइप का एप्लीकेशन है, लेट्स से ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन पे मेरे टीम में कितना काम किया है पहले इन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो इसका तो 0 है, तो 0। इसका मैं बोलता हूँ ये भी 0 है, इसका 2 साल का है, इसका 3 साल का है। ठीक है ना। हमने अपना एक स्किल मैट्रिक्स बना लिया, राइट, दिस इज ए स्किल मैट्रिक्स। और एक स्टैंडर्ड काउंट जो है कि अगर एक टेस्टर, वन टेस्टर ऑन एन एवरेज 35 क्वालिटी टेस्ट केस लिख सकता है। रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी टेस्ट केस। वो सिर्फ टेस्ट डेटा चेंज करके लिखने का तो 500 लिख देगा, लेकिन एक क्वालिटी टेस्ट केस मतलब आप 35 कम से कम फंक्शनैलिटी को कवर कर रहे हो एक दिन में, एक टेस्टर ऑन एन एवरेज। दिस इज द इंडस्ट्रियल काउंट, आप ये समझ लो कि इतने टेस्ट केस वो लिख सकता है ना। अब ये 0 ईयर एक्सपीरियंस है, तो भाई इससे मैं तो उम्मीद नहीं रख सकता कि एक दिन में 35 टेस्ट केस लिखे, राइट। ये बी ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो चलो मैं इससे एज्यूम कर सकता हूँ कि ये 35 टेस्ट केस लिखेगा। नाउ टेस्ट डिजाइन का हम अपना मैट्रिक्स निकालते हैं, ए बी सी डी। ए एक दिन में मैं बोलता हूं कि यार ये ना 10 टेस्ट केस लिखे काफी है, डे 1। बी 35 लिखेगा, सी भी 35 लिखेगा। डी चूंकि टीम लीड है तो मैं इसे अभी खाली रहने देता हूँ कि तुम टेस्ट केस मत लिखो, अपना टेस्ट प्लान या अदर डॉक्यूमेंटेशन जो करना है टेस्टिंग से रिलेटेड आप उधर करो। ठीक है, वो अपना उधर कर रहा है। सो 0 टेस्ट केस। टोटल फर्स्ट डे कितना टेस्ट केस हुआ, 80। नाउ सेकेंड डे ये 10 टेस्ट केस अपना लिखा, ये भी 35 अपना लिखा, ये भी 35 अपना लिखा। और मैंने इससे बोला डी को कि अब आप इन तीनों के टेस्ट केस को रिव्यू करो, तीनों के टेस्ट केस को रिव्यू करो कि सही लिखा है कि नहीं। सो इसने 80 टेस्ट केस को रिव्यू किया। ठीक।
ना। अब नया टेस्ट केस कितना लिखा गया? 80। और इसने रिव्यू किया टेस्ट केस 80। अब सबके 80 के 80 टेस्ट केस तो सब में गलती नहीं होगा, लेकिन हर किसी के टेस्ट केस में कुछ कुछ मिस्टेक्स थे, कुछ स्टेप्स मिसिंग था, कुछ और भी एरर था। तो उसने अपना सारा बताया, एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि हाँ तुम्हारे टेस्ट केस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसे करेक्ट करो। नाउ डे 3, इसने अपने 10 टेस्ट केस को करेक्ट किया और 10 नए टेस्ट केस लिखे। इसने 35 में जितने भी गलत थे उस टेस्ट केस को ठीक किया और 25 नए लिखे। क्योंकि ठीक करने में भी टाइम लगा, तो उसके बाद थोड़ा नया टेस्ट केस डिजाइन करने का काउंट कम हो जाएगा। सो 25 इसने नए लिखे। इसने भी अपने 35 पुराने वाले ठीक किए और 25 नए लिखे। अब ये डी जो है डे 2 के टेस्ट केस को रिव्यू करेगा। सो नए टोटल टेस्ट केस कितने हुए? 25 25 50 प्लस 10, 60 नए टेस्ट केस बने। और रिव्यू वाले जो टेस्ट केस 80 थे, बेसलाइन हो गए। ये बेसलाइन हो गया, मतलब 3 दिन में 80 टेस्ट केस मेरे बेसलाइन हो गए। नाउ डे 4, ये अपना फिर से 10 टेस्ट केस लिखा और 10 को करेक्ट किया। इसने 60 को रिव्यू करके बता दिया। तीसरे दिन 60 टेस्ट केस को रिव्यू करके बता दिया कि क्या क्या तुम्हारे इसमें ये है ना। इसने अपने 25 टेस्ट केस को ठीक किया और 25 नए लिखे। फिर इसने भी अपने 25 टेस्ट केस को ठीक किया और 25 नए लिखे। अब डे नए टेस्ट केस कितने बने? 60। सो न्यू टेस्ट केस 60। और ये वाला जो 60 रिव्यू हुआ, इसने रिव्यू किया 60, डे 3 का टेस्ट केस। सो रिव्यू किए इसने 60। डे 5, ऐसे करते करते मेरा 200 600 टेस्ट केस लिखना था। तो आप 3 दिन में देख रहे हो 80 फिर 60 हुआ और आगे हम 60 ही रहेगा। सो मान के चलते हैं कि 12 डेज में सारा टेस्ट केस डिजाइन हो गया, रिव्यू हो गया एंड बेसलाइन हो गया। सो 12 डेज में हमारे 600 टेस्ट केस ये जो थे ये पूरे कंप्लीट हो गए। एक हम रफ आइडिया ले रहे हैं, आप ऐसे करके निकालोगे, रियल टाइम में हम निकालते हैं, लेकिन अभी हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। सो 12 डेज में खत्म होगा। सो 12 डेज का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 4 टीम मेंबर, राइट। सो ये टोटल कितना हो गया? 24 इंटू 12, 288। 288 मैन आवर हमारे टेस्ट केस डिजाइनिंग में लगेंगे और बेसलाइन होने में, राइट। अब ये 12 डेज जो लग रहा है, तो तब है जब हर कोई ऑफिस आ रहा है, राइट। अगर किसी कुछ अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ अर्जेंट काम आ गया, कोई किसी दिन बोल रहा है कि नहीं मैं आज सेकेंड हाफ में आऊंगा, तो हमारा टाइम कम हो जाएगा ना। मैं 6 आवर का ले रहा था, अब तो 3 ही घंटे वो काम करेगा ऑन एन एवरेज, राइट। कोई किसी ने छुट्टी ले लिया तो भी दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोटल 228 का मैं 20% बफर ले लेता हूँ। पहले 30 लेते थे, लेकिन अब बफर 20% हम लेते हैं। तो 57, मतलब मोटा मोटी 58 आवर्स। तब मैं बोलता हूं कि 228 प्लस 58, 346 मैन आवर लगेगा मुझे टेस्ट केस डिजाइन करने में, इन दोनों को खत्म करने में 346 मैन आवर।
और रिक्वायरमेंट रिव्यू करने के लिए हमारे पास 48 मैन आवर। दो कैलकुलेशन हो गया। ओके। नाउ द second one is the test case execution. सो एग्जीक्यूशन का जब पार्ट आता है तो ऑन एन एवरेज हम सीधे मान के चलते हैं कि 35 टेस्ट केस पर डे पर टेस्टर एग्जीक्यूट करेगा। 35 होना ही चाहिए कम से कम। तो 600 टेस्ट केस है। अब 35 ही क्यों? क्योंकि बग आएगा तो बग का भी स्क्रीनशॉट लगाएगा, स्टेप्स लिखेगा, सब कुछ करेगा, तो उसमें भी टाइम जाएगा। सो 35 टेस्ट केस, और टीम लीड नहीं कर रहा है, अब 3 लोग काम कर रहे हैं। सो 600 टेस्ट केस हमारा है। पर डे कितना टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा? 3 टेस्टर हैं तो 35 इंटू 3, 105 टेस्ट केस, राइट। 600 टेस्ट केस हैं तो मोटा मोटी 6 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और लीजर टाइम हम ले लेते हैं। सो एग्जीक्यूशन में पूरा 6 डेज लगेगा। एक दिन में 105 करते हैं, 6 दिन में 600 टेस्ट केस, राइट ना। अब 6 डेज का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 6, 3 टेस्टर, 6 दिन, और 6 आवर वर्किंग, प्रोडक्टिव आवर। कितना हो गया? 108। इसका भी हम 20% निकाल लेते हैं। 22 आवर्स मोटा मोटी मान के चलो, 21.6 होगा। सो अब इसको ऐड कर देते हैं। सो 130 मैन आवर। 130 घंटे में मेरा टेस्ट केस एक बार आइट्रेट होगा, एक बार पूरा साइकिल चलेगा। बग आया तो बग फिक्स होके आएगा, तो फिर से मुझे रीटेस्टिंग और रिग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। दूसरी बार में मान लो दूसरी बार में भी बग कुछ रह गया तो तीसरी बार भी करना पड़ेगा। सो हम मैक्सिमम 3 आइट्रेशन का काउंट करके चलते हैं, मैक्सिमम। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एग्जीक्यूशन, इसके बाद कुछ बग आया तो सेकेंड एग्जीक्यूशन, और इसके बाद भी कुछ बग रह गया तो तीसरा मैक्सिमम। सो 130 इंटू 3, 390 मैन आवर मुझे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में लगेगा। क्लियर? 390 घंटे मुझे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में लगेगा। मेरा निकल गया सारा काउंट। और ये कितना हो गया? 346 प्लस 48, 394। सो 394 प्लस 390, राइट। टोटल कितना हो गया मेरा? 784 मैन आवर, राइट। सो मैं अब क्या बोलूंगा? मुझे अपनी पूरी टेस्टिंग को करने में अगर मैं इसे 8 से डिवाइड कर दूं, सो 98 डेज
सो मुझे पूरी टेस्टिंग करने में, सॉरी नॉट 8, 784, 130 डेज। इसे 8 से नहीं, हमने 6 आवर लिया है ना, सो 6 से डिवाइड करें तो 130, मोटा मोटी मान के चलो 130 डेज लगेगा मुझे अपनी पूरी टेस्टिंग को कंप्लीट करने में। एंड दिस इज कॉल्ड एस्केड्यूलिंग। कितना टाइम हम लेंगे पूरी अपनी टेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। राइट नाउ द नेक्स्ट इज रिस्क। अब रिस्क क्या है? सिंपल सी चीज है कि जैसे मान लो कि मैं कोई भी काम करता हूं तो उसमें रिस्क होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है कि वो सही सही पूरा ऑन प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा तब ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डेविएट होगा तो ऑब्वियस है कि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, राइट? तो बेसिकली रिस्क भी इन्वॉल्व होता है टेस्टिंग में। तो रिस्क जो होता है बेसिकली, रिस्क ऐसे होते हैं अलग अलग 3 टाइप के। पहला होता है प्रोजेक्ट रिस्क, दूसरा होता है प्रोडक्ट रिस्क, एंड तीसरा होता है पॉलिसी रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क होता है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो इसी से इम्पैक्टेड है प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है कि यहाँ पे ना एक टीम में मान लो कि 10 लोग की टीम है, इंक्लूडिंग मैनेजर, टेस्टर और सीनियर टेस्टर, टीम लीड, जूनियर टेस्टर, मिला के 10 लोगों की टेस्टिंग की टीम है। ना टेस्टिंग स्टार्ट हुआ और आफ्टर कुछ दिन के बाद, लेट्स से कि 1 महीने के बाद 2 टेस्टर ने रिजाइन कर दिया। अब एक नया रिसोर्स, मुझे 2 नया रिसोर्स लाना पड़ेगा। नया रिसोर्स आएगा, 1 महीने वो भी अपना नोटिस पीरियड कम से कम सर्व करके आएगा। 1 महीने में ये चला गया, 1 महीने के बाद वो आ रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था तो इसका तो पेस थोड़ा स्पीड बना हुआ था काम करने का। अब नया आया तो उसे फिर से मुझे सबको समझाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे स्लो चलेगा। फिर 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन के बाद वो अपने पेस में आएगा। जब तक वो आया तब तक और 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि बार बार रेजिग्नेशन होने से मेरी टीम का परफॉर्मेंस जो है, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते थे, जो स्केड्यूलिंग हमने किया था कि इतने दिन में ये काम खत्म कर लेंगे, इतने दिन में ये काम खत्म कर लेंगे, वो इम्पैक्टेड हो जाएगा। राइट? और वो इम्पैक्टेड हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि मेरी डिलीवरी भी आगे बढ़ जाएगी। सो दैट इज वन रिस्क, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिस्क। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करता है एट्रिशन। एट्रिशन रिस्क, एट्रिशन रेट अगर ज्यादा है कंपनी के यहाँ, तो वो कंपनी कभी भी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पाती है। और ऑन टाइम डिलीवरी नहीं करेगी तो रिसोर्स तो चलो आज एक्स कंपनी में है, कल वाई में चला गया, परसों पी में चला गया, क्यू में चला गया। बट ओवरऑल क्या हो रहा है कि कंपनी का क्लाइंट के अगेंस्ट रेपुटेशन डाउन होते जा रहा है कि ये काम तो करते हैं लेकिन 3 महीने का काम 6 महीने में करके देते हैं, 6 महीने का काम 9 महीने में करके देते हैं। इनके यहाँ हमेशा रिसोर्स क्रंच रहता है। तो कंपनी का रेपुटेशन उससे डाउन हो जाता है। और ये होता सबसे ज्यादा इंडिया में है, जस्ट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिसोर्स को रिसोर्स की तरह नहीं, स्लेव की तरह रखती है कि तुम काम करो, 8 घंटा नहीं 18 घंटा करो। तो अब वो रिसोर्स काम तो कर रहा है, ठीक है, अभी उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन पैरेलल में वो अपॉर्चुनिटी देखता है, जहां मिला वो वहां से चला जाता है। फिर वो कोई इमोशन कुछ नहीं होता कि कंपनी का रेपुटेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो निकल जाता है क्योंकि आपने उसे एज ए रिसोर्स की तरह रखा ही नहीं, आपने उसे स्लेव की तरह रखा। कुछ कंपनीज में एक अपना एक होता है ना, जैसे कि मैंने एक कंपनी खोल लिया तो आई एम द किंग।
तो हमने अपना एक रूल बना दिया, सब कोई फॉर्मल पहन के आएगा, जो फॉर्मल में नहीं पहनेगा उसका सैलरी कट, जो ये करेगा उसका ये सैलरी कट, जो ये करेगा उसका सैलरी कट। सो इस तरह से जो डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ माइंड है लोगों का, खासकर यहाँ के स्टार्टअप में, इसकी वजह से भी वहां पे बहुत ज्यादा एट्रिशन होता है। सो दैट इज प्रोजेक्ट रिस्क, नॉट द प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क होता है कि मान लो एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है एक्स, बी कंपनी उसका कॉम्पिटिटर है, वो भी एक्स टाइप का ही एक प्रोडक्ट बना रहा है। अब दोनों में से जो पहले मार्केट में लॉन्च कर दे, उसके प्रोडक्ट के कस्टमर उतने ज्यादा वो कस्टमर बेस बना सकता है, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अब जो जल्दी बनाए, जल्दी बनाने का मतलब क्या है कि मेरे जो रिसोर्स है वो फ्री माइंड होके काम करे, अपना फुल एफर्ट दें, फुल जो 8 आवर्स का वर्किंग है वो कंप्लीट दे, तो हम ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और रिसोर्स कब ये काम करेगा? जब उसकी इंटीग्रिटी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ के काम करे। और रिसोर्स ये कब करेगा? जब उसको आप अच्छा कॉम्पनसेशन दोगे, उसे फील एट ईज करवाओगे, उसे वो इन्वायरमेंट दोगे कि वो फ्री माइंड होके काम कर सके। सो वहां पे प्रोडक्ट रिस्क कम हो जाता है, ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है सब कुछ। और कंपनी इसके लिए थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह को भी इम्प्लीमेंट करती है कि जैसे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बाहर ना निकल जाए, तो ईमेल बाहर के डोमेन पे आप मत भेजो। ये टाइम टू टाइम अपना वो सर्कुलर पब्लिश करते रहती है, जिससे कि लोग अवेयर हो कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, नोइंगली या अननोइंगली, हम ये गलती कर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हमने अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे भेज दिया, तो अब वहां से निकल गया, किसी ने मेरा ईमेल हैक कर लिया, वहां से निकल के मेरी कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके पास चला गया। सो दिस थिंग्स कैन बी अवॉइडेड, कि अगर मैं अपने रिसोर्स को वो फील एट ईज करवाऊं, वो अब मेरी कंपनी को अपनी कंपनी की तरह समझ के काम करे, राइट। सो प्रोडक्ट रिस्क भी होता है। द थर्ड वन इज द पॉलिसी रिस्क, मतलब कंपनी एडमेंट है कि हम तो इसी पॉलिसी पे चलेंगे, बाकी मेरी कंपनी बंद हो जाए क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप नोकिया का एग्जांपल लो, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था उनका, चल रहा था, मार्केट में एंड्रॉयड आया, हर कंपनी ने एंड्रॉयड पे स्विच किया, हर कंपनी, सोनी, एक्स वाई पी क्यू आर, जितने मोबाइल कंपनी थे सबने एंड्रॉयड पे स्विच किया। नोकिया अपनी पॉलि हम तो सिम्बियन में ही डेवलप करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लास्टली धीरे 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 करके जो एक टाइम में इंडिया का 70-80% मार्केट कैप्चर नोकिया का था, वो कंपनी बिक गई, बंद हो गई, और अब फिर से स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए विथ द एंड्रॉयड। अगर यही डिसीजन वो उस समय ले लिए रहता, तो आज इसको फिर से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, राइट। सो दैट इज द पॉलिसी रिस्क, कि हमने अपनी पॉलिसी बनाई और हम उससे हटेंगे ही नहीं, भले मार्केट हमें बंद कर दे, आउट, हमें मार्केट से बाहर फेंक जाना मंजूर है, हम कम अपनी पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे। तो फिर आप बिजनेस ही मत करो। बिजनेस कस्टमर के लिए किया जाता है, ना कि पॉलिसी के लिए किया जाता है, राइट। बिजनेस कस्टमर के लिए किया जाता है, कस्टमर की जो डिमांड है आप उसको पकड़ो, उसे वो प्रोवाइड करो। सो नोकिया इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द पॉलिसी रिस्क। तो कंपनी भी बंद हो गई, दोबारा से बिक गई, बिकने के बाद जिसने खरीदा था उस वो भी सर पीट लिया कि ये हटाओ भाई, ये पनौती हमारे पास आ गई है। अब आके फिर से स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में। अभी जिसका एक समय 60-70% मार्केट पेनिट्रेशन था, आज के डेट में नोकिया का पेनिट्रेशन 5 से 10% स्ट्रगल कर रहा है, राइट। सो दीज आर द रिस्क। अब रिस्क जैसे आता है तो मिटिगेशन प्लान इन्वॉल्व कर देते हैं। मिटिगेशन प्लान क्या होता है कि जनरली आपको प्रोजेक्ट रिस्क ही सबसे ज्यादा देखने मिलेगा, कि रिसोर्स मेरा अगर एक बार रिजाइन कर दिया, दो रिसोर्स ने रिजाइन कर दिया, तो मुझे तो पता चल गया यार इमीडिएट हायरिंग करना, तो मैं इमीडिएट हायरिंग करने का अलार्म बजाता हूँ कि जल्दी जल्दी हायर करो, इमीडिएट ज्वाइनर को ज्वाइन करवाओ। एक तो ये हो गया। दूसरा कर सकता हूँ मैं कि बेंच पे जो मेरे पास है उनमें से हायर कर लूँ।
सो मैं इमीडिएट मिटिगेशन प्लान को वहां पे स्टार्ट कर देता हूँ कि रिस्क तो है, इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन जहां 1 महीने का डिले हो रहा था पहले, अब इम्पैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले तो 0 वर्क होता, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि 50% तो हो वर्क। तो मैं कुछ क्या कर रहा हूं, अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, बाय यूटिलाइजिंग मिटिगेशन प्लान। दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ कि यार हर 6 महीने के बाद रिसोर्स अगर रिजाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्स को कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उससे बात करूंगा, जो उसकी प्रॉब्लम है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज इश्यूज। अब पर्सनल प्रॉब्लम है कि नल में पानी नहीं आ रहा है तो लाइट चला जा रहा है, ये तो नहीं सॉल्व कर सकते। कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है कि हाँ मार्केट के स्टैंडर्ड से नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं एज ए मैनेजर जो भी होगा वो आगे बात करेगा कि हाँ हमारी टीम का जो है एक ये कंसर्न है कि मार्केट में जो सिमिलर एक्सपीरियंस काइंड है दिस उनको एक्स सीटीसी मिल रहा है और यहाँ पे इतना ज्यादा कम मिल रहा है। तो उसे हम कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, इन बिटवीन नॉट, बट अप्रेजल में हम उसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी सैलरी अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड चले। तो ये मिटिगेशन प्लान वगैरह करने से फायदा क्या होता है कि रिसोर्स थोड़ा सा एक मोटिवेट होता है, हैप्पी होता है, फील एट इज फील करता है, जिससे कि हमारा ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवर हो सके। देन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, डिलीवरेबल। अब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड में क्या होता है ना, सिंपल सी वही चीज कि जैसे आपने आपको आपने रिजाइन कर दिया, कोई दूसरा बंदा अब 1 महीने बाद आ रहा है, तो उसे आखिर हमारे प्रोसेस का, वो ठीक है एक्सपीरियंस है, जिस भी कंपनी में काम करता था वहां एक अलग प्रोसेस होगा, यहाँ पे का अलग प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के बारे में मुझे उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एप्लीकेशन के बारे में मुझे उसे कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेशन ऐसे काम करता है, ऐसे करता है, हम ऐसे टेस्ट केस लिख रहे हैं, दिस ऑल ये हमें देना पड़ेगा। सो एक तो ये हो गया ट्रेनिंग देने की बात। दूसरा कि अगर मेरी टीम में सारे मैनुअल टेस्टर हैं और क्लाइंट ने बोला कि हमें अब 30% अपनी चीजों को ऑटोमेट करवाना है, अब मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है आप ही लोग ऑटोमेट करो, और हमने बोला कि सर हमारे पास तो मैनुअल टेस्टर हैं, तो उस मैनुअल टेस्टर को हमें ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड में हम उन चीजों को भी मेंशन करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। दूसरा, हम उसे प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, और हम फॉलो कर रहे हैं जो क्लाइंट हमें बोल रहा है कि हम इस टाइप से ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सो दैट इज अ प्रोसेस रिलेटेड थिंग, सो प्रोसेस स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा, अगर ऑटोमेशन की जरूरत है, बोला कि नहीं मुझे परफॉर्मेंस चेक करवाना है, 30% फंक्शनल ऑटोमेट करवाएंगे और एप्लीकेशन का पूरा परफॉर्मेंस करवाना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है लर्निंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैं वहाँ अपना कंसर्न रेज करता हूँ और वो फिर ट्रेनिंग अरेंज करवाते हैं हमारी पूरी टीम के लिए कि ठीक है हम आपको जेमीटर है, सिलेनियम है, या जो भी टूल की ट्रेनिंग की जरूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए, हम आपका अरेंज करवाते हैं। फाइन, सो दिस कम्स अंडर द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, एंड देन द डिलीवरेबल। सो डिलीवरेबल का मतलब होता है कि हम जो डिलीवरी करेंगे क्लाइंट को क्या क्या चीजें देंगे, जिससे कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट है तो वो भी तो कंसर्न होगा कि मेरा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, वो भी देखना चाहेगा। सो डिलीवरेबल में हम उन चीजों को नाम मेंशन करते हैं कि हम क्या क्या चीजें क्लाइंट को देंगे। इतनी चीजें तो देंगे ही देंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर क्लाइंट और भी कुछ मांगता है
और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ओके है कि हाँ ठीक है आप ये भी उन्हें सेंड कर सकते हो, देन वी विल प्रोवाइड दोज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। बट few documents are mandatory कि हम ये क्लाइंट को देंगे ही देंगे। एंड द फर्स्ट वन इज द टेस्ट प्लान इटसेल्फ। दूसरा टेस्ट केस। तीसरा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। इसे आरटीएम भी बोलते हैं। चौथा डिफेक्ट रिपोर्ट। पांचवा टेस्ट रिपोर्ट। ये पांच चीज तो हम देते ही देते हैं। अब इसमें टेस्ट प्लान जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट केस जो आप लिखते हो, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि 600 रिक्वायरमेंट जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो अब एज ए लीड, सपोज करो आई एम वर्किंग एज ए लीड, तो मेरे मैनेजमेंट ने पूछा कि राहुल, या मेरे मैनेजर ने पूछा कि राहुल ये बताओ कि पूरा टेस्ट केस कवर हो गया, पूरी रिक्वायरमेंट कवरेज हो गई है टेस्ट केस में। तो मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ कवरेज कर लिया है या 100% टेस्ट केस लिख लिया है? आखिर मैं सिर्फ वर्बली बोल दूं तो कोई बात मेरी बात नहीं मानेगा। तो मेरे पास कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ये वही काम करता है, वो कंफर्म करता है कि जो भी टेस्टिंग टेस्टिंग टीम ने टेस्ट केस लिखा है, उस टेस्ट केस में हर रिक्वायरमेंट कवर किया गया है कि नहीं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एमएस वर्ड पे भी, एमएस वर्ड पे ही ये भी बनता है। जस्ट ऐसा आपको डॉक्यूमेंट होगा। ये बीआरडी नंबर, एसआरएस नंबर। एसआरएस नंबर बेसिकली रिक्वायरमेंट नंबर, ठीक है। देन ये एसआरएस नंबर आप मान के चलो, एंड रिक्वायरमेंट नंबर यहाँ लिख दो अलग अलग। देन टेस्ट केस रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे होगा आपका टेस्ट केस आईडी। अब हर रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के लिए आपने जो भी टेस्ट केस लिखा है उसके आगे लिख दो TC001। एक के लिए आपने 5 लिखा है तो 5 लिख दो। जो भी है, इस डॉक्यूमेंट को देख के मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि हाँ हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस कवरेज है। ये यहाँ पे सारा रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट कॉपी पेस्टेड होगा फ्रॉम द एसआरएस से। अब यहाँ पे अगर कोई भी कॉलम खाली हुआ, तो इसका मतलब ये मान लो ये कॉलम खाली है, इसका मतलब इस रिक्वायरमेंट के लिए कोई टेस्ट केस नहीं लिखा गया है। इमीडिएट पता चल जाएगा। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये क्या करता है, रिक्वायरमेंट को टेस्ट केस के साथ मैप करता है। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट इज मैप्ड विथ टेस्ट केस इन दिस डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। एक तो इसका ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा इसका ये भी होता है कि मेरे पास 200 रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे ना। क्लाइंट ने बोला कि राहुल ऐसा है कि 179 नंबर का जो रिक्वायरमेंट है ना, अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसे रिमूव कर दो। तो क्या होगा, डेवलपर ने तो कोड को कमेंट कर दिया है। अब 179 नंबर रिक्वायरमेंट के लिए मैंने कौन सा टेस्ट केस लिखा था, 600 टेस्ट केस में से खोजने में तो आंधी आ जाएगी, राइट। परेशानी होगी। तो 600 टेस्ट केस को रिव्यू करना इट्स नॉट अ चाइल्डिश थिंग, राइट। तब मैं क्या करता हूँ, इसी आरटीएम को ओपन करता हूँ और देखता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 179 क्या है, टेस्ट केस TC758, TC29239। मैं बोलता हूँ भाई ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा अब। इमीडिएट मिल गया मुझे विद इन अ जस्ट फ्यू क्लिक, राइट।
तो इसका एक ये भी फायदा है, इसीलिए इसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मैट्रिक्स। इट इज अ मैपिंग बिटवीन रिक्वायरमेंट विद टेस्ट केस एंड टेस्ट केस विद द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ, इसलिए इसे बोलते हैं बाय डायरेक्शनल मैट्रिक्स। मैं अपने रिक्वायरमेंट के साथ टेस्ट केस को चेक कर सकता हूं कि हर रिक्वायरमेंट का टेस्ट केस लिखा है। जिस रिक्वायरमेंट को क्लाइंट ने ड्रॉप कर दिया, तो मैं उस टेस्ट केस को आइडेंटिफाई करके टेस्ट केस वाला एक्सेल सीट खोला, उसे भी मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। राइट, डिलीट नहीं करते हैं, कोई भी चीज डिलीट नहीं करेंगे, स्ट्राइक थ्रू करेंगे। डिलीट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने उसके ऊपर काम किया है, रिव्यू हुआ है, तो उसमें आपका टाइम लगा है। आज आपने क्लाइंट को दिया कि मेरे पास 600 टेस्ट केस हैं, क्लाइंट ने बोला कि ठीक है 179 नंबर रिक्वायरमेंट हटा दो, इसके लिए मैंने 5 टेस्ट केस लिखे थे। अब क्लाइंट को कल मैं पूछेगा क्लाइंट के, अच्छा टोटल कितने टेस्ट केस हैं, तो मैं क्या बोलूंगा 595? नहीं भाई, बोलेगा कि पहले 600 थे, अब 595 कैसे हो गए। तो मैं टेस्ट केस का काउंट, और 5 टेस्ट केस पे आपने लिखा भी था, रिव्यू भी हुआ था, सारा कुछ हुआ था ना, आपका टाइम लगा था। तो मैं बोलता हूँ कि टोटल टेस्ट केस है 600, नॉट एप्लीकेबल है 5। क्लियर? काउंट हमारा एक बार जो चला गया वो फिर चेंज नहीं करेंगे। अगर नए टेस्ट केस लिख रहे हैं तो ठीक है, हम बढ़ाएंगे, कम नहीं होगा। टेस्ट केस काउंट कम नहीं होगा, नए टेस्ट केस हो सकता है हमें बाद में कुछ 5-10 सिनारियो और समझ में आया तो हमने उसके लिए और टेस्ट केस लिखा, दैट इज द गुड थिंग, बट काउंट नहीं कम होगा। फाइन, सो नाउ द डिफेक्ट रिपोर्ट। डिफेक्ट रिपोर्ट में टोटल हम उसे देते हैं कि कितने डिफेक्ट हर आइट्रेशन के बाद हम क्लाइंट को भेजते हैं। समटाइम्स एवरीडे पर डे एग्जीक्यूशन जो होता है उसका भी हम मेल भेजते हैं क्लाइंट को। सिंपल इसमें जाता है आपको, क्लाइंट इज मोर कंसर्न अबाउट द प्रायोरिटी, कितना बिजनेस का इम्पैक्ट है, बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट है उस डिफेक्ट का। क्लाइंट इज नॉट मोर इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन पे कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि क्लाइंट उस चीज को बिजनेस के लिए बनवा रहा है। राइट, तो वो बिजनेस को लेके ज्यादा कंसर्न होता है। तो सिंपल हम भेजते हैं बग आईडी, उसका समरी एंड प्रायोरिटी, और यहाँ पे एजिंग भी भेज देते हैं कि एक बग कब रेज हुआ था और आज के डेट में भेज रहे हैं तो कितना दिन हो गया। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ ओपन बग को भेजते हैं, जो बग ओपन है या रीओपन हुआ है, क्लोज्ड बग को नहीं भेजते हैं। ठीक है, क्लोज्ड के लिए कोई कंसर्न नहीं है उसको, आप अच्छा काम करो तो नो वन विल बॉदर, आप एक गलत काम कर दो तो एवरीवन विल पॉइंट आउट कि यार ये गलत हुआ है। राइट, सो क्लाइंट भी उसी तरह है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ओपन बग देखना चाहता है, क्लोज्ड बग नहीं। क्लोज्ड बग ये तो उस वो बोल ही रहा है, भाई मैंने आपको पेमेंट ही इसलिए किया है। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रूवल। अप्रूवल मैंने बताया आपको कैसे होता है, राइट, कि मैंने अपने सुपरवाइजर को दिया, वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे एंड रिवीजन हिस्ट्री में वो सारी चीजें जाती है। देन द फाइनल इज टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर एक काइंड ऑफ मेल होता है जिसमें टेस्टिंग टीम का हेड जो भी है वो फाइनली क्लाइंट को एक मेल ड्रॉप करता है, जहां पे कि वो पूरा रिपोर्ट भी अपना देता है कि हमारा बग काउंट इतना था, कम खत्म हो गया, अभी ओपन बग इसमें है। देखो 100% बग फ्री नहीं हो सकता है, सो कुछ एग्जिस्टिंग बग भी होंगे, तो उसका भी वो बताता है कि यस ठीक है, ये सब माइनर बग हैं, ऐसे कॉस्मेटिक बग हैं सिस्टम में। कॉस्मेटिक तो फिक्स होता है लेकिन माइनर बग हैं कुछ। देन कितने बग क्लोज हुए, कितने ओपन हुए थे, देन कितने टेस्ट केस हमने एग्जीक्यूट किया, देन इन सब का एक रिपोर्ट बना के फाइनल वो साइन ऑफ मेल करता है क्लाइंट को, जिससे कि अब वो बोल सकता है कि अब हमारी टेस्टिंग खत्म हो चुकी है। ओके, मतलब मेरी टेस्टिंग खत्म हो चुकी है, फाइनल एक कंफर्मेशन जाता है क्लाइंट को कि अब हमारी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो ये लो आप अपना एप्लीकेशन। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट
बेस्ट प्लान।